नमस्कार बच्चों, बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम अपने निबंध संग्रह में संग्रहित सभी निबंधों को पढ़ चुके हैं। अब हम एकांकी संग्रह के अंतर्गत संकलित एकांकियों को पढ़ेंगे। उससे पूर्व में हम हिंदी एकांकी का थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। बच्चों, जहाँ तक एकांकी की बात है, एकांकी नाटक के उस रूप को कहते हैं जिसमें संपूर्ण जो कथानक है उसकी समाप्ति एक ही अंक में हो जाती है। इसे अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले जो होता है उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है एकांकी। एकांकी में नाटक के तो सभी तत्व होते हैं, लेकिन साथ ही उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं भी होती हैं जिसके कारण कि उसे साहित्य की स्वतंत्र विधा के रूप में स्थान मिला है। जिस तरह से उपन्यास और कहानी के तत्वों में पर्याप्त समानता होती है, लेकिन फिर भी उनकी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इसके कारण उपन्यास को भी और कहानी को भी दोनों को ही स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार किया गया है। उसी तरह से नाटक को और एकांकी को भी अलग अलग विधा के रूप में स्वीकार किया गया है। एकांकी के ऊपर विचार करने वाले जो प्रमुख विचारक हैं उनमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम गोपाल सिंह चौहान, रामचरण महेंद्र, डॉक्टर एस.पी. खत्री, श्री उपेंद्र नाथ आश्क, जिनका कि पहला एकांकी आपके एकांकी संग्रह में संकलित भी है, प्रोफेसर सदगुरु शरण अवस्थी, सेठ गोविंद दास आदि ने इनके ऊपर विचार किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो विवेचन है वो एकांकी के विषय में अत्यंत प्रौढ़ माना जाता है और डॉक्टर रामचरण महेंद्र ने भी एकांकी की कुछ विशेषताएं बताई हैं। इसलिए हम इन दोनों विचारकों के विचारों के आधार पर एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी क्या है, इसको समझने पर ज़रा विचार करते हैं। तो एकांकी में आधार रूप में एक ही मुख्य घटना होती है, जीवन की एक प्रमुख संवेदना होती है जिसका विकास कौतूहल और जिज्ञासापूर्ण नाटकीय शैली में होता है और चरम सीमा पर पहुंच करके एकांकी का अंत हो जाता है। यह मत है डॉक्टर रामचरण महेंद्र का, और इसी बात को यदि डॉक्टर वर्मा के शब्दों में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से विशेषता होती है। उनमें एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संयमन करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है। उसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है। उसमें लता की भांति फैलने की विशृंखलता नहीं होती है। यह डॉक्टर वर्मा का मत है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आप लिख सकते हैं। जब आप एकांकी के बारे में लिखेंगे तो विद्वानों के मतों को उद्धृत करने से बच्चों नंबर अच्छे आते हैं, इसलिए आप विद्वानों के मतों को भी अवश्य उद्धृत करें। अगला जो बिंदु है, एकांकी में जो घटनाएं होती हैं उनका चयन यदि दैनिक जीवन से हो तो ज़्यादा अच्छा है और उसमें यथार्थवाद और मनोरंजन के तत्वों का भी समावेश होना चाहिए। दो विरोधी पात्रों के वर्गों या मनुष्यों के दो प्रकार के भावों में संघर्ष होने से नाटक का ताना बाना बनता है और संघर्ष एकांकी का प्राण है। इसकी अभिव्यंजना का आधार भी मनोविज्ञान होना चाहिए। यानी नाटक का ताना बाना बनने के लिए जिस तरह से संघर्ष भावों में संघर्ष की आवश्यकता होती है, उसी तरह से एकांकी के लिए भी भावों में संघर्ष की आवश्यकता होती है। संघर्ष ही एकांकी का प्राण है और इसका आधार भी मनोविज्ञान होना चाहिए। यानी मनोविज्ञान के आधार पर ही उनमें किसी तरह के भावों का संघर्ष होना चाहिए। एकांकी
का कथानक कौतूहल और जिज्ञासा से युक्त होना चाहिए और चरम सीमा में उसकी परिणति भी होनी चाहिए। यथार्थवाद के लिए सारे जो घटनाएं हैं उनका सहज और स्वाभाविक चित्रण होना चाहिए, किंतु उसमें आदर्शवाद का संकेत भी हो तो वह ठीक रहता है। कला पक्ष के अंतर्गत एकांकी की स्वाभाविकता और जीवन से निकटता बनाए रखने के लिए संकलन त्रय का कठोरता से पालन होना चाहिए, जिससे कि आकार छोटा रहे और अवधि भी कम लगे। उसमें पात्रों के चरित्र या घटना को संक्षेप में प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एकांकी के तत्वों की। एकांकी के तत्वों के बारे में डॉक्टर रामचरण महेंद्र ने एकांकी के 8 तत्व बताए हैं, जिनमें कथा वस्तु, संघर्ष या द्वंद्व, संकलन त्रय, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, अभिनयशीलता, रंगमंच निर्देश और प्रभाव ऐक्य, इन तत्वों को बताया है। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने एकांकी के 7 तत्व बताए हैं, जिनमें कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, शैली, उद्देश्य और भावना, इनके बारे में उन्होंने बताया है और उसके लिए एकांकी के लिए आवश्यक ये तत्व बताए हैं। तो डॉक्टर राम गोपाल सिंह चौहान ने एकांकी के केवल 3 तत्व ही बताए हैं। उन 3 तत्वों में पहला है कथा, दूसरा है संवाद और तीसरा है दृश्य विधान, क्योंकि कथा के अंतर्गत ही कथा, चरित्र चित्रण और उद्देश्य तीनों चीज़ आ जाती हैं। संवाद के अंतर्गत संवाद, भाषा शैली आ जाती है और दृश्य विधान के अंतर्गत हमको वातावरण, देश काल और रंग निर्देश, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए उन्होंने बहुत से तत्व नहीं बता करके इन 3 तत्वों को बताया है और जो तत्व हैं उनका समावेश इसी के अंतर्गत हो गया है। अब बच्चों हम देखते हैं एकांकी और नाटक में थोड़ा अंतर के बारे में चर्चा करते हैं। एकांकी और नाटक में बहुत अंतर है। यदि हम ये चाहें कि नाटक का छोटा रूप कर दें तो वो एकांकी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर रामचरण महेंद्र के शब्दों में यदि हम स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि एकांकी का नाटक से वही संबंध है जो कहानी का उपन्यास से या खंड काव्य का महाकाव्य से। यानी जिस तरह हम देखते हैं कहानी अलग होती है, उपन्यास अलग होता है। कोई भी उपन्यास, छोटा उपन्यास कहानी नहीं कही जा सकती है। इसी तरह से कोई महाकाव्य का कोई अंश निकाल करके दे दिया जाए तो उसे हम खंड काव्य नहीं कह सकते। ये अपने आप में पूर्ण होती है, कहानी भी अपने आप में पूर्ण होती है, उपन्यास भी अपने आप में पूर्ण होता है, खंड काव्य अपने आप में पूर्ण होता है और महाकाव्य भी अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे उपन्यास में किसी का बहुत बड़ा जो बहुत विस्तृत दृष्टिकोण को अपना करके और किसी के जीवन के बहुत लंबा समय जो है उसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसके प्रारंभ से लेकर के अंत तक का भी बताया जा सकता है उपन्यास में, जबकि कहानी में उसके जीवन से संबंधित किसी एक घटना को लेकर के कहानी की रचना हो जाती है। उसी तरह से हम महाकाव्य में देखते हैं, महाकाव्य में भी अधिकतर हम देखते हैं कि प्रारंभ से लेकर के अंत तक का पूरा वर्णन हमको महाकाव्य में मिलता है, जबकि खंड काव्य में उनके जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना को लेकर के खंड काव्य की रचना होती है। तो जिस तरह उपन्यास और कहानी में अंतर है, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर है, उसी तरह से नाटक और एकांकी में भी अंतर है। नाटक में जीवन का विस्तार, लंबाई और परिधि का विस्तार है, उसका क्षेत्र जीवन की भांति बहुत विस्तृत है, और एकांकी का क्षेत्र सीमित है, उसकी परिधि संकुचित है और जीवन का एक पहलू ही चित्रित करने का कार्य इसमें होता है। एकांकी थोड़े से समय में मानव जीवन की एक झांकी मात्र दे देता है, वह किसी विशेष पहलू पर प्रकाश डालता है। नाटक में जीवन के बहुत से पक्ष होते हैं, अनेक रूपता होती है, बहुत सी घटनाएं होती हैं, लेकिन एकांकी में इसके विपरीत एक रूपता होती है, एक ही समस्या होती है, जीवन का एक ही पहलू होता है
और जीवन का कोई एक उद्दीप्त क्षण होता है जिसको लेकर के एकांकी की रचना की जाती है। उसमें मितव्ययता होती है, संक्षिप्तता होती है। एकांकी के कथानक भी सरल होते हैं। नाटक का जो कथानक है वह थोड़ा जटिल होता है और छोटी छोटी सहायक घटनाओं को भी स्थान प्राप्त होता है, इसलिए उसका कथानक जटिल हो जाता है। एकांकी ज़्यादातर संघर्ष स्थल से प्रारंभ होता है, शीघ्र ही गति पकड़ता है और फिर चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। जिस नाटक की गति धीमी होती है और एकांकी का वेग अत्यंत तेज होता है। एकांकी में संकलन त्रय का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है और वह जीवन का यथार्थवादी चित्र भी बताता है। कौन? एकांकी। बड़े नाटकों में संकलन त्रय का निर्वहन आवश्यक नहीं है, किंतु एकांकी में संकलन त्रय का निर्वहन अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी एकांकी और नाटक के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि एकांकी में एक घटना, एक अंक, एक कार्य और एक समस्या होती है, जबकि नाटक में कई अंकों, घटनाओं, कार्यों और समस्याओं का आयोजन हो सकता है। इसलिए स्थूल दृष्टि से एकांकी नाटक से बहुत लघु और सीमित होता है, किंतु फिर भी किसी छोटे नाटक को एकांकी या बड़े एकांकी को छोटा नाटक नहीं कह सकते हैं। एकांकी नाटक से निकाल करके अलग किए गए एक अंक को भी एकांकी नहीं कहा जा सकता है। एकांकी अपने आप में पूर्ण होता है तथा उसकी सत्ता, उसका व्यक्तित्व एवं उसकी चाल ढाल नाटक से बहुत कुछ भिन्न होती है। एकांकीकार अपने लक्ष्य की ओर सीधा दौड़ता है, जबकि नाटककार धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एकांकी की शैली में संक्षिप्तता और गतिशीलता होती है। यह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का मत है एकांकी, जो कि उन्होंने एकांकी और नाटक के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है। तो बच्चों, ये स्पष्ट हो गया होगा कि एकांकी अपने आप में पूर्ण होता है, नाटक भी अपने आप में पूर्ण होता है, किंतु नाटक के किसी अंश को निकाल करके यदि हम कह दें कि ये क्योंकि छोटा है इसलिए एकांकी हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एकांकी अपने आप में पूर्ण होता है। अंतर इतना ही है कि नाटक में एक से अधिक घटनाओं का समावेश हो सकता है, लेकिन एकांकी में किसी एक ही महत्वपूर्ण घटना को लेकर के और एकांकी की रचना की जाती है। उस समस्या को उठा करके और उस समस्या की ओर तेजी से अग्रसर होकर के उस समस्या के निजात दिलाने की कोशिश होती है और उसमें जो संघर्ष होता है उस संघर्ष की चरम परिणति होती है और फिर उसके बाद वह चरम सीमा को प्राप्त करने के बाद एकांकी समाप्त हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।